नाम पर नहीं लिखाई तो 2 साल के मासूम बच्चे के साथ हम एक घटना करेंगे, इस प्रकार की धमकियां मिलती थी। पाल समाज की बच्ची के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता था, या फिर यहां के किसी व्यापारी का अपहरण करके उस व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा कर दिया जाता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी कमजोर की संपत्ति पर कब्जा कर सके। और अगर उसने किसी कालखंड में किसी सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है तो उस अवैध कमाई पर अब सरकार का बुलडोजर चल रहा है और उस संपत्ति को कब्जे से मुक्त करा करके उस संपत्ति को फिर से गरीबों को देने के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। उस संपत्ति पर फिर से गरीबों के लिए आवास बनाने के लिए एक बड़ी कार्य योजना के साथ सरकार कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, सरकार की सोच होनी चाहिए। आखिर पहले की सरकारें क्या कर रही थी? न गरीब को आवास देते थे, न कमजोर के लिए कोई सुविधा देते थे, न गरीब लोगों के लिए अन्न योजना का लाभ ही दे पाते थे, न कमजोर तबकों के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा दे पाते थे। लेकिन आज आप देख रहे होंगे हर गरीब को आवास की सुविधा उपलब्ध हो रही है। हमारी सरकार ने 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों को आवास की सुविधा का लाभ दिया है। और अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो प्रयागराज में 1.25 लाख लोगों को आवास की सुविधा का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी पैसा देते हैं, लेकिन पिछली सरकारें इस पैसे को अपना घर बनने में और अपना घर बनाने में खर्च करती थी। हमारी सरकार आई, हमने इस पैसे को एक एक गरीब को मकान देने में लगाया और आज आप देख सकते हैं 43 लाख गरीबों का एक एक आवास बन गया। पहले शौचालय के नाम पर पैसा आता था और शौचालय के नाम पर आने वाला पैसा गरीब के घर में शौचालय बनाने के लिए नहीं, उस पैसे का दुरुपयोग क्या होता था? ऐसे ही जो आज दीवारों से नोट निकल रहे हैं, ये गरीबों के लिए आने वाली योजनाओं का नोट है। हमारी सरकार आई, ग्रामीण क्षेत्र में 2 करोड़ 61 लाख लोग परिवारों को एक एक शौचालय दिया गया। सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में एक एक सामुदायिक शौचालय दिया गया। नगरीय क्षेत्रों में भी हर गरीब को शौचालय की सुविधा का लाभ दिया गया और हर प्रकार की सुविधाओं से उन्हें आच्छादित करने का कार्य हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हर गरीब को मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा का 5 लाख रुपए का कवर उपलब्ध कराया जा रहा है। ये योजना का लाभ पहले भी दिया जा सकता था, लेकिन भाइयों बहनों, पहले न आवास था, न शौचालय था, न स्वास्थ्य की सुविधा थी, न शिक्षा की व्यवस्था थी, न किसी प्रकार का कोई सुविधा किसी गरीब को, किसी कमजोर को मिलती थी। केवल और केवल प्रदेश में गुंडा राज था, माफिया राज था, अराजकता थी, दंगे थे और जब मर्जी आती थी कोई माफिया किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा करता था। आज तो प्रयागराज विकास की एक नई ऊंचाइयों को पहुंच रहा है। आपने देखा होगा 2013 में भी कुंभ हुआ था और 2019 में भी कुंभ का आयोजन हुआ। भाइयों बहनों, फर्क साफ है। 2013 में कुंभ में गंदगी थी, अव्यवस्था थी, भगदड़ थी, अराजकता थी। 2019 में स्वच्छता थी, सुरक्षा थी, सुव्यवस्था थी और भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ को सार्थक किया था प्रयागराज की धरती में। प्रयागराज कुंभ को लोगों ने देश के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन के रूप में उसको स्वीकार किया। 2017 के पहले प्रदेश में दंगे होते थे। 2017 के बाद प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं है। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर दुर्व्यवस्था की स्थिति थी। आज प्रदेश में अंदर नए नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं और प्रयागराज में
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर हम लोग एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का भी निर्माण कार्य कराने जा रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज की जब बात होती है तो प्रयागराज मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती का मिलन स्थल ही नहीं, बल्कि प्रदेश के लोगों को न्याय देने का प्रमुख स्थान भी प्रयागराज है। और इसलिए प्रयागराज में न्याय की राजधानी बने, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, प्रयागराज का समग्र विकास हो, इसके लिए हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। मेरे साथ डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, मेरे साथ श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं, मेरे साथ श्री नंदगोपाल नंदी जी हैं, हमारे दोनों सांसद श्री केसरी देवी पटेल जी हैं, प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी हैं, हमारे सभी माननीय विधायक हैं, सभी जनप्रतिनिधि हैं। ये सभी लोग रुचि लेकर के विकास के कार्यों के साथ जुड़ करके एक एक गरीब को, एक एक किसान को, एक एक नौजवान को, एक एक महिला को समाज की सुविधा का, शासन की सुविधा का लाभ लेकर के देकर के उन्हें सुविधा के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। कहीं हाईवे बन रहा है, कहीं एयरपोर्ट बन रहा है, कहीं वाटरवे बन रहा है, कहीं पर गरीब को आवास मिल रहा है, कहीं नौजवान के लिए अभ्युदय कोचिंग की सुविधा प्रारंभ की जा रही है, कहीं पर अब तो 1 करोड़ नौजवानों को स्मार्टफोन और टैबलेट देने की कार्रवाई भी प्रदेश के अंदर कल से हमने प्रारंभ कर दी है। भाइयों बहनों, मैं आप सबको एक बात के लिए आह्वान करूंगा। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, कोरोना में केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार जनता जनार्दन के लिए कार्य कर रही थी, प्रशासन लगा हुआ था, हेल्थ वर्कर लगे हुए थे और राजनीतिक दलों में मात्र भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता जनार्दन की सेवा में लगा था। बाकी दलों के लोग होम क्वारंटीन थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, दुष्प्रचार कर रहे थे, भय का माहौल पैदा कर रहे थे, वैक्सीन का विरोध कर रहे थे। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री में अन्न योजना और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन देने के लिए भी कार्रवाई हुई। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश में 19.25 करोड़ लोगों को वैक्सीन के डोज दी जा चुकी है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा, प्रधानमंत्री जी ने कब कहा है कि एक प्रिकॉशन डोज हेल्थ वर्कर को पहले चरण में हम लोग देना प्रारंभ करेंगे। ये प्रिकॉशन डोज 3rd वेव की जो आशंका व्यक्त की जा रही है, उसके लिए बच्चों के लिए भी वैक्सीन देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए पहले चरण में वैक्सीन देने की व्यवस्था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिस समय समाजवादी सरकार थी उस समय के एनसीआरबी के आंकड़े मंगा लें और आज एनसीआरबी के आंकड़े मंगा लें। महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा भेदभाव, सबसे ज़्यादा उत्पीड़न, सबसे ज़्यादा घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही। एनसीआरबी के खुद आंकड़े, दिल्ली के खुद आंकड़े कह रहे हैं 40% से ज़्यादा महिलाओं, बेटियों के साथ उत्पीड़न हुआ है। और आज जब प्रधानमंत्री जी खुद लखनऊ, इलाहाबाद में बोल रहे थे तो कम से कम उन्हें पूछना चाहिए मुख्यमंत्री जी से कि आज ही प्रदेश में जगह जगह पर बेटियों के साथ उत्पीड़न और घटनाएं हुई हैं आज के दिन भी। और दूसरा, हाथरस की बेटी की घटना कैसे भूल जाएंगे लोग, या कई ऐसी घटनाएं हैं जहां पर बेटियों को, महिलाओं के साथ अभी भी घटनाएं हुई और न्याय नहीं मिला है। वो उत्तर प्रदेश की जनता कैसे भूल जाएगी? जो बलात्कारी थे, जिन पे आरोप थे बलात्कारी के, में जो जेल में थे, वो मुख्यमंत्री जी से मिलने मुख्यमंत्री कार्यालय गए थे। सरकार ने कई मौकों पर जिनके ऊपर प्रश्न लगे थे उनको बचाने के लिए सरकार का पूरा तंत्र लग जाता था। समाजवादी सरकार थी तो उनकी सुरक्षा के लिए 1090, बड़े पैमाने पर लैपटॉप, समाजवादी पेंशन जो ऑनलाइन उनके अकाउंट में जाती थी, बेटियां जो पढ़ रही थी और जो 12वां पास कर रही थी उन्हें कन्या विद्या धन मिल रहा था। बेटियों को जिनके साथ घटनाएं हो जाती थी, अगर वो ट्रॉमा में हैं, किसी तरह से उनकी मदद की ज़रूरत थी तो आशा ज्योति केंद्र बने थे। आज जो आशा ज्योति केंद्र बंद कर दिए इन्होंने 1090 का बजट काट दिया, महिलाओं को समाजवादी पेंशन मिल रही थी वो रोक दिया, कन्या विद्याधन रोक दिया, 1090 जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीफ की थी, वो व्यवस्था को भी बजट रोक करके ये खत्म करना चाहते हैं। तो ये बताएं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो पिछली सरकार में काम हो रहे थे वो आखिरकार काम क्यों रुक गए? एक महत्वपूर्ण सवाल। और आपके उसके बाद प्रियंका गांधी ने भी यही आरोप लगाया है सरकार के ऊपर। जिस एक पेगासस क्या कोई ऐसी चीज है जो फिर से हो रही है, इसकी जांच कैसे हो सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर पहली बार सवाल नहीं खड़े हुए हैं कि लोगों के फोन सुने जा रहे हैं या फोन टेपिंग की जा रही है। ये अधिकारी ही बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के सारे पर फोन टेप हो करके सुने जा रहे हैं, विपक्ष के लोगों की फोन टेपिंग हो रही है और मुख्यमंत्री खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो अधिकारियों से जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि आखिरकार विपक्ष की रणनीति क्या है। एक आखिरी सवाल है, आपने जितने भी अपने अब तक के संबोधन है उसमें जिक्र किया है कि ये सरकार सरकारी संस्थाएं बेच रही है और बैंक का या इन सब जो का निजीकरण हो रहा है, उसी को लेकर आज खुद बीजेपी के सांसद हैं वरुण गांधी, उन्होंने भी सवाल खड़ा किया और उन्होंने कहा कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया बैंकिंग सेक्टर का तो कई प्रतिशत लोग बेरोजगार हो जाएंगे और उन बेरोजगार लोगों को कौन नौकरी देगा? और अब तक उनको नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि एयरपोर्ट से भी तमाम लोग निकाल दिए गए, खास करके ये वो जो मिडिल एज मैन है। पहले ये सरकार जुमले वाली सरकार माना जाता था, लेकिन जिस तरीके से संस्थाएं बेची जा रही हैं ये बेचू सरकार है। बैंकें बिक रही हैं, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, सरकारी और संस्थाएं, चाहे इंश्योरेंस हो, और बैंक जैसी संस्था अगर बिक जाएगी जहां पर आज ब्याज कम हो रहा है और बैंकें डूब रही हैं, तो भविष्य क्या होगा भारत का? कुछ लोग जो इस बैंकों का पैसा लेके भाग गए, आज क्या कार्रवाई की है दिल्ली सरकार ने? जो लोग कानूनी तौर से भारत छोड़ के जा रहे हैं, आखिरकार भारत का ही पैसा लेके जा रहे हैं। तो ये सरकार सरकारी संपत्तियों को बेच रही है। ये इसलिए बेच रही है क्योंकि इन्हें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर भरोसा नहीं है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें आपको अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को ये खत्म करना चाहती है। गुंडा राज से मुक्त हो गया। अखिलेश जी, क्या देखकर वोट मांगने निकले हो? आपको यूपी की जनता जानती है। आपके 5 साल में 700 से ज्यादा दंगे हुए थे, 700 से ज्यादा। योगी जी के शासन में 4.5 साल में किसी की हिम्मत नहीं है एक भी दंगा करे। दंगे होते हैं क्या? होते हैं क्या? मित्रों, डकैती के अंदर 70% की कटौती हुई है, लूट में 65% की कटौती हुई है, अपहरण और फिरौती में 50% की कटौती हुई है और बलात्कार में 65% की कटौती हुई है। माताओं और बहनों को सुरक्षा करने का काम
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, हमने कोरोना आया, मोदी जी ने सभी कोरोना ग्रस्त लोगों को बचाने के लिए 130 करोड़ को मुफ्त टीका लगाने का काम किया। आपका टीका लग गया है, नहीं लगा है भाई? जोर से बोलो, लगा है, नहीं लगा है? कुछ देना पड़ा है क्या? कुछ देना पड़ा है क्या? और अब मोदी जी ने घोषित कर दिया 15 से 18 की आयु वाले युवाओं को भी टीका लगना है। 15 से 18 की आयु। मित्रों, हमने, अरे भाई चिल्ला देने दो उसको जरा, चिंता मत करो। मित्रों, हमने पूरे उत्तर प्रदेश में विकास का काम किया। हर जिले में पहले एक बाहुबली हुआ करता था, अब हर जिले में एक उत्पाद है। पहले हर जिले में एक मिनी सीएम हुआ करता था, आज हर जिले में एक इंडस्ट्री लगी है। पहले हर जिले में एक स्कैम हुआ करता था, आज हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हुई है। मित्रों, 18 बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की और 18 में से 17 योजनाओं को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, इन्होंने 70 साल में सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे बनाए। कितने बनाए? जोर से बोलिए। 70 साल में इन्होंने 2 एक्सप्रेसवे बनाए। कितने बनाए? और भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में 5 एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया है। उन्होंने 17 साल में 12 मेडिकल कॉलेज बनाए। कितने बनाए? जोर से बोलिए, कितना बनाया? हमने 5 साल में 30 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उनके समय में 17 साल में 1900 सीटें थी, आज 3800 सीटें हैं। कितनी है? तो विकास करना है तो कोई भी सपा या बसपा नहीं कर सकता। मित्रों, गन्ना का प्रदेश है। योगी जी ने 20 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण और विस्तार किया है। गन्ना किसानों का 90% भुगतान किया है। 1,48,000 करोड़ रुपया, 1,48,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया चुकाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और चीनी के दाम भी ठीक मिल रहे हैं। और गरीब कल्याण के लिए हर गरीब को घर, हर गरीब को बिजली, हर घर में आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शहरों में बढ़ती मेट्रो की रफ्तार, हर शहर को जोड़ता एक्सप्रेसवे का जाल, शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार, ये है नए भारत के बदलते उत्तर प्रदेश की पहचान। 33 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण, डीबीटी के माध्यम से खातों में सीधा भुगतान कर मिशन रोजगार के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया है। प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों में बढ़ती विकास की रफ्तार, केंद्र सरकार की 44 योजनाओं में यूपी को शीर्ष स्थान सिर्फ योगी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति से ही संभव हो सका। फर्क साफ है, सोच ईमानदार, काम दमदार। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मौसल टाइप में आपको दिखाएंगे पूर्वांचल में किसका कितना पड़ रहा है भारी, किसकी बनेगी सरकार उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पूर्वांचल अहम है और पूर्वांचल की सीट से ही उत्तर प्रदेश का कुर्सी मिलने वाला है। तो हम आपको पूर्वांचल से दिखाएंगे कौन कितना मजबूत है। पूर्वांचल की 130 विधानसभा सीटों से हम आपको दिखाएंगे सबसे सटीक सर्वे, सिर्फ और सिर्फ के न्यूज पर। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत, कितनी हकीकत कितना फसाना, जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी, एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान करा कि किरण बेदी उनकी सीएम उम्मीदवार होंगी। किरण बेदी जी से वकीलों की पुरानी दुश्मनी थी। किरण बेदी ने वकीलों पे एक बार बहुत बुरी तरह से डंडे बरसाए थे तो वकील भूले नहीं थे, तो पूरे दिल्ली के वकील इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि हम इस बार बीजेपी को हराएंगे, आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। सारे वकील इकट्ठे हो गए, पर दिल्ली के वकीलों ने अपने सारे क्लाइंट्स को फोन करे, अपने अपने गली मोहल्ले में गए। वकील बोलते तो अच्छा ही हैं, जैसे कोर्ट में खड़े होकर इतना अच्छा बोलते हैं तो भाषण भी अच्छे देते हैं वकील सारे। तो उन्होंने शानदार तरीके से कैंपेन करा और 70 में से 67 सीट आम आदमी को दिला दी। तो ये कहा जाता है कि जिस राज्य में जिसके साथ वकील खड़े हो जाएं उस पार्टी का जीतना निश्चित होता है। और किरण बेदी को उसकी विधानसभा में उसके हलके में हराने वाला भी आम आदमी पार्टी का एक वकील ही था। जीतने के बाद हम भी वकीलों को भूले नहीं। हमने जो जो वादे किए थे, हमने सारे वादे एक एक करके सारे वादे उनके साथ पूरे किए। वकीलों के पास सीधे सीएम का फोन नंबर है। किसी को कोई दिक्कत होती है वो मेरे को एसएमएस कर देता है, वो मेरे को फोन कर लेता है, उनकी एसोसिएशन वाले फोन कर लेते हैं, बार काउंसिल वाले फोन कर लेते हैं। सबसे बड़ा काम अभी हमने किया, 2 साल पहले दिल्ली के सारे वकीलों का हमने मेडिकल इंश्योरेंस करा दिया है और उनके परिवार के लोगों का। दिल्ली के सारे वकीलों का हमने लाइफ इंश्योरेंस करा दिया है। और ये कोई ना कोई कुदरत का खेल था। 2 साल पहले हम लोगों ने दिसंबर के महीने में ये स्कीम पास हुई, सारे वकीलों का रजिस्ट्रेशन हो गया। और कुछ किस्मत का खेल था कि फरवरी में कोरोना आ गया। दिसंबर तक नहीं पता था कि कोरोना आएगा, फरवरी में कोरोना आ गया। इस कोरोना के दौरान लगभग 130 वकीलों की मौत हो गई कोरोना से। बड़ा दुख की बात है, लेकिन उस स्कीम की वजह से हर परिवार को 10-10 लाख रुपए मिल गए जिनको हमने लाइफ इंश्योरेंस कराया था। 130 वकीलों को 13 करोड़ रुपए लाइफ इंश्योरेंस के मिल गए। मुझे नहीं लगता पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य की सरकार ने अपने वकीलों के लिए काम किया है। फिर हमने उनके लिए मेडिकल इंश्योरेंस करवाया था। 1150 वकीलों को
जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए उनको मेडिकल इंश्योरेंस का पैसे से उनको फ़ायदा हुआ, उन्होंने अपना, उनको कुछ नहीं देना पड़ा, मेडिकल इंश्योरेंस से सारा 1150 वकीलों को लगभग 9 करोड़ रुपए मेडिकल इंश्योरेंस से उनको फ़ायदा हुआ। तो अभी ठंड साहब कह रहे थे जी सरकार आपकी बनेगी, आप भूल मत जाना। हम यहाँ पे 2-4 वादे करने नहीं आए। मैं भी आपसे ले लेता, हाँ जी आपकी क्या क्या डिमांड है। अच्छा, एक लॉयर्स कॉम्प्लेक्स बनाना है, बना देंगे। एक हाई कोर्ट की बेंच बनानी है, बना देंगे। आपकी इंश्योरेंस करनी है, कर देंगे। मेडिकल इंश्योरेंस करनी है, कर देंगे। स्टाइपेंड देना है, दे दे। ये सब मैं कर सकता था, कह दिया। आज मैं आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए आया हूं। आपके घर में आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, जो मर्जी समझ लिए, आपका भाई बनने के लिए आया हूं। और आपके घर में कोई दिक्कत आएगी, आपके प्रोफेशन में कोई दिक्कत आएगी, वो दिक्कत हमारी है, हम सॉल्व करेंगे। ये जो आपने 3-4 प्रॉब्लम बताई हैं, ऐसा नहीं कि ये 3-4 प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो सारे वकील बल्ले बल्ले हो जाएंगे। और प्रॉब्लम आएंगी, जिंदगी है कि नहीं है? और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। हमारी सरकार बनेगी तो याद रखना, हम हैं, सरकार आपकी है। तो आपके लिए लॉयर्स चेंबर भी बनवाएंगे। दिल्ली में भी बड़े शानदार लॉयर्स चेंबर बनवाए हैं अभी हमने। हम आपके लिए मेडिकल इंश्योरेंस भी देंगे, लाइफ इंश्योरेंस भी देंगे, स्टाइपेंड भी देंगे और हाई कोर्ट के बेंच भी बनाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज।